नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 2 दृश्य कला यानी कि विजुअल आर्ट के बारे में। यूनिट 2 का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम दृश्य कला की अवधारणा और दृश्य कला के इतिहास के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे दृश्य कलाओं का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उपयोग यानी कि यूज ऑफ विजुअल आर्ट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृश्य कला का क्या योगदान है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपके हम सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में देख सकते हैं दिया हुआ है दृश्य कला, अवधारणात्मक समझ तथा शैक्षिक उपयोगिता। तो अवधारणात्मक समझ के बारे में तो हमने चर्चा कर लिया है, वो वीडियो भी अपलोड है, आप इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसका जो है आज हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका क्या योगदान है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि देखिए सभी प्रकार की कलाओं, जितने भी कलाएँ हैं जो दृश्य कला के अंतर्गत आती है, उन सभी का शिक्षा के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चाहे वो कोई भी कला हो, चाहे वो चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, पेपर मेसी की कला हो, शिल्प कला हो, सभी कलाओं को दृश्य कला कह सकते हैं। सभी कलाओं को जो है जितनी भी दृश्य कलाएं हैं या श्रवण कलाएं हैं, जो भी कलाएं हैं, उन सभी कलाओं को शिक्षा के पाठ्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि स्पेस दिया गया है, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो अभी का समय जो है कि शिक्षा में कला का महत्व और ही ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे जो NEP आया है 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, तो कला को एक विषय के रूप में शामिल कर लिया गया। पहले जो है कला को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब इसे अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में मान लिया गया है। तो कह सकते हैं कि कला का क्या है स्थान अभी के समय में और ज़्यादा इसका महत्व बढ़ गया है। चाहे वो पहले क्या था कि चित्रकला को ही ज़्यादा वरीयता दी जाती थी, लेकिन अभी का समय जो है चाहे चित्रकला के साथ साथ मूर्ति कला, काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, नाटक कला, व्यापारिक कला, शिल्प कला तथा मुद्रण कला, इन सभी ललित कलाओं का अध्ययन जो है शिक्षा में किया जा रहा है, यानी कि एजुकेशन जगत में किया जा रहा है। जितने भी शिक्षा शास्त्री हुए यानी कि एजुकेशनल फिलोसफर हुए, उन सभी के द्वारा विभिन्न कलाओं को उपयोगी स्थान देना एक महत्वपूर्ण कदम भी उनके द्वारा माना गया। उनके द्वारा कहा गया है कि जितनी भी ललित कलाएं का भाग है, जैसे मैंने सभी के बारे में आपको बताया, चित्रकला हो, मूर्ति कला हो, काव्य कला हो, व्यवहारिक कला हो, शिल्प कला हो, उन सभी का क्या है महत्वपूर्ण स्थान है शिक्षा जगत में, यानी कि एजुकेशन में आपको उन सभी कलाओं का प्रयोग करना है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा में कलाओं का महत्व जो है क्या है कई प्रकार से वर्णित है। हम आपकी सुविधा के लिए इसे हम पॉइंट वाइज आपको लिखवा देते हैं, ताकि क्या होगा आप बेहतर तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। हमने 13 बिंदु आप सभी के लिए लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम 13 महत्वपूर्ण बिंदु आपको नोट आउट कराते हैं, ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ सके कि दृश्य कलाएं जो है, दृश्य कला का जितना भी फॉर्म है उसका जब हम एजुकेशन में प्रयोग करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या फायदा होता है। तो चलिए 13 पॉइंट है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला बिंदु आप लिखेंगे। पहले बिंदु में ये कहा गया है कि कला जो है, कला हस्त कौशल के द्वारा स्वच्छता, अनुशासन, स्वतंत्र विचार, स्पष्टता एवं शुद्धता का बोध कराती है। पहले बिंदु में आप लिखेंगे कला क्या करती है। कला में आप सभी जानते हैं कि हस्त कौशल होता है, यानी कि हाथ का जो कौशल है उसका विकास होता है। कोई आप चित्र बनाएंगे, कोई भी आप शिल्प बनाएंगे या कोई चीज़ आप करते हैं, चाहे वो नाट्य कला करेंगे तो आपके हाव भाव का योगदान होगा। आप मूर्ति कला में जाएंगे तो हाथ के कौशल का विकास दिखाया जाएगा। चित्रकला बनाएंगे तो आपके हाथ का कौशल होगा। तो वही कहा गया है पहले बिंदु में आपने लिखा होगा कि कला जो है हस्त कौशल के द्वारा स्वच्छता, स्वतंत्र विचार, स्पष्टता एवं शुद्धता का बोध कराती है। दूसरा बिंदु आप लिख लेंगे सेकंड नंबर में
कला जो है अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का कार्य भी संपन्न करती है। सेकंड में क्या लिखा आपने, कला क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का कार्य भी करती है। अब भाई ये कैसे करती है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का अर्थ हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, हम यहाँ पर बैठे कोई कलाकृतियां बना रहे हैं तो किसी भी देश में कोई भी घटनाएं घट रही है, उन सभी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ के लोगों से आप बात कर सकते हैं। भले आप वहाँ का कोई भाषा नहीं जानते हो, जैसे आप रूस चले जाएं, चाइना चले जाएं, तो कहीं भी आप किसी कंट्री में जाते हैं तो यदि वहाँ का क्षेत्रीय भाषा नहीं भी जानते हैं फिर भी कला के द्वारा आप संप्रेषण का कार्य कर सकते हैं, कला के द्वारा आप बातचीत कर सकते हैं। इसलिए कहा गया कला क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का भी कार्य संपन्न करती है। आप चित्रों के द्वारा कम्युनिकेट कर सकते हैं, चित्रों के द्वारा बातचीत कर सकते हैं, इशारों के द्वारा बातचीत कर सकते हैं, तो ये सब कला ही तो है। आप यहाँ बैठे कोई कलाकृतियाँ बनाते हैं, कहीं भेजते हैं आप प्रतियोगिता में, वहाँ आपको पुरस्कार मिलता है, तो ये सभी क्या होता है, कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। हम अपनी कला के द्वारा अपनी एक पहचान बना पाते हैं, नेशनल लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक। इसीलिए कहा गया कला हमें क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का भी कार्य कराती है। चलिए अब तीसरा बिंदु आप लिख लेंगे। तीसरा बिंदु में लिखना है कि कला देश की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करके उसे संरक्षित भी करती है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसे रिप्रेजेंट करने का काम भी कला के द्वारा ही किया जाता है। कोई भी सभ्यता का यदि अध्ययन करना हो, सभ्यता के बारे में जानना हो या ये पता करना हो कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की सभ्यता कैसी है, वहाँ का रीति रिवाज कैसा है, तो सबसे पहले कला को ही देखा जाता है। कला के द्वारा ही उस जगह के, उस सभ्यता के बारे में लोगों को पता चलता है। यदि आप बिहार से बाहर जाएंगे, बिहार में रहते हैं तो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जब बिहार से बाहर जाते हैं तो बिहार को जो है मधुबनी चित्रकला के रूप में देखा जाता है। ये माना जाता है कि बिहार में कला है जो मधुबनी चित्रकला, जो इंटरनेशनल लेवल तक अपनी पहचान बना चुकी है। तो कला के द्वारा क्या होता है, बिहार को रिप्रेजेंट किया जाता है, बिहार के मधुबनी जिले को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यही कहा रहा है आपके तीसरे बिंदु में कि कला जो है देश की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करके उसे संरक्षित करने का, यानी सजोने का भी काम कला के द्वारा किया जाता है। चलिए चौथा बिंदु आप लिख लेंगे। नंबर 4 में आपको लिखना है कि कला सृजनात्मकता का अवसर प्रदान करती है। इसके द्वारा मूल प्रवृत्तियां परिष्कृत हो जाती है तथा इनको बढ़ाने में सहायता मिलती है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, कला जो है आपको क्रिएटिविटी का अवसर देती है। आपके अंदर सृजन शक्ति है, जो सृजनात्मकता शक्ति आपके अंदर, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसे प्रस्तुत करने का माध्यम भी कला प्रदान करती है। इसके द्वारा क्या होता है, जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो परिष्कृत हो जाती है और उनको बढ़ाने में सहायता भी मिलती है। मूल प्रवृत्ति यानी कि जो आपके अंदर प्रवृत्ति जो है, जो आपका हाव भाव है, जो आपकी संस्कृति है, जिस आप परिवेश में आप पले भरे हैं, वो सभी कला के द्वारा ही तो रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आप किसी से बातचीत करते हैं तो बातचीत करने का आपका ढंग कैसा, आप किसी को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे आप कैसे बुला रहे हैं, उसे कितना इज्जत दे रहे हैं, ये आपकी एक बात से ही पता चल जाता है। यानी कि यदि आप बोलते हैं तो भी आप एक कह सकते हैं कला ही है, बोलना भी एक कला है, सुनना भी एक कला है। यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो कितनी तत्परता के साथ आप देख रहे हैं, स्किप कर करके देख रहे हैं, वो भी एक कला के अंतर्गत ही आता है। क्योंकि जब इसे आप स्किप करके देखेंगे, फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसे पूरी तत्परता के साथ देखेंगे, मन लगा कर देखेंगे, तब आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो वो भी एक कला ही होता है। किसी चीज़ को आप कैसे सुन रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आपके बोलने से, आपके सुनने से, आपके रहन सहन से, आपके वेशभूषा से, आपके क्या होता है, आपकी कल्चर डिनोट होता है, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता जो है रिप्रेजेंट होती है। तो यही कह रहा है कि चौथे बिंदु में आपने लिखा कि क्या होता है, कला जो है हमें सृजनात्मकता का भी अवसर प्रदान करती है। कैसे हम क्रिएटिव बन सकते हैं, कैसे हमारी मूल प्रवृत्तियां जो है परिष्कृत होकर के बाहर आती है। जब आप अपने बोली पर ध्यान देंगे, दूसरों को सुनेंगे, तब आपको महसूस होगा कि वो व्यक्ति हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और हम कैसा कर रहे हैं। तो अपनी मूल प्रवृत्ति को भी सुधारने का अवसर कला के द्वारा
प्रस्तुत होता है, जिसका प्रयोग आप अपने विद्यालय में भी कर सकते हैं छात्रों को पढ़ाने के लिए। जब छात्रों को पढ़ाते हैं तो आपका वेशभूषा कैसा है, आपका परिवेश कैसा, आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप कम्युनिकेट करेंगे, जैसा आपका ड्रेस कोड रहेगा, जैसा आप व्यवहार करेंगे, आपके छात्र भी वैसे ही सीखेंगे। आप से सीख करके आपके सामने वो, आपसे अनुकरण करके आपके सामने वो प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि कला जो है हमें सब कुछ का अवसर प्रदान करती है, हमें सीखती भी है और सीखने और सिखाने का दोनों प्रक्रियाएं कला में साथ साथ चलती रहती है। चलिए हम 5वां बिंदु लिख लेते हैं। नंबर 5 में आप लिखेंगे कि कला की शिक्षा आत्म प्रदर्शन, आत्मनिभूति, आत्मनिर्णय, आत्मचिंतन और आत्म अभिव्यक्ति, इन सभी क्षमताओं को उत्पन्न कर उनको गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान करती है। कला शिक्षा आर्ट एजुकेशन क्या करता है, आपको जो है आत्म प्रदर्शन यानी कि आपकी जो अंदर की जो फीलिंग है उसे प्रस्तुत करने का, आपका आत्मनिर्णय, आपकी सोचने की शक्ति, आत्म अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेशन की शक्ति, इन सभी क्षमताओं को विकसित करने का काम कला के द्वारा किया जाता है। जब कला को अध्ययन करेंगे तो आपके अंदर सोचने की शक्ति बढ़ेगी, आत्मनिर्णय का पावर बढ़ेगा, कैसे चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करें, कैसे किसी के समक्ष प्रस्तुत करें, इन सभी क्षमताओं का विकास कला शिक्षा के द्वारा, आर्ट एजुकेशन के द्वारा आपके अंदर होता है। चलिए हम 6ठा नंबर बिंदु जो है नंबर 6 में आपको लिखना है कि कला के द्वारा या इसके द्वारा मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी संभव है। आप सभी को याद होगा यूनिट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था, एक टॉपिक इसमें है बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में कला समय की शिक्षा की भूमिका। यानी कि यहाँ पे वही कह रहा है कि कला के द्वारा कैसे हमारी संज्ञानात्मक क्षमता का विकास होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कह रहा है कि इसके द्वारा, कला के द्वारा मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी संभव है। यानी कि आपका संज्ञानात्मक क्षमता जो है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है, उसका भी विकास होता है कला के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 7। 7वां जो बिंदु है इसमें आपको लिखना है कि कला के द्वारा वैज्ञानिक विधि से अध्ययन कराया जाता है। वैज्ञानिक विधि यानी कि साइंटिफिक मेथड, कला क्या है, एक पूरी तरह से साइंटिफिक मेथड है। यानी कि जो बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, आप जब भी जानते होंगे, कुछ बीमारी से ग्रसित होते हैं या उनका दिमाग जो है प्रॉपर काम नहीं करता है, या छोटे बच्चे तो खास करके उन्हें पढ़ना पसंद नहीं होता है, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है, कला के द्वारा सिखाया जाता है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की गई है, जिसके आप लोग सभी जानते होंगे, आंगनबाड़ी का नाम आपने सुना होगा। आंगनबाड़ी केंद्र जो है उसमें एक अच्छा पहल है हमारी सरकार के द्वारा, जिसमें छोटे बच्चे को कला के द्वारा शिक्षा दिया जाता है। आंगनबाड़ी के पैटर्न पर प्ले स्कूल भी खोले गए हैं, उसमें भी इसी बात को विशेष ध्यान दिया जाता है कि कला के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाए। क्योंकि कला क्या है, कला खुद ही एक वैज्ञानिक विधि है। कला शिक्षा के द्वारा जब हम पढ़ाएंगे तो बच्चों के अंदर साइंटिफिक मेथड अपने आप विकसित हो जाएगा और चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि कला खुद अपने आप में एक रोचक विषय, रोचकता होती है सब बच्चों में। आप देखे होंगे उन्हें, बच्चों को चित्र बनाने में, फोटो बनाने में बहुत मन लगता है। जब आप वही काम कराएंगे बच्चों को जिसमें उन्हें मन लगता है, तो क्या होगा, कला के द्वारा जो भी चीज़ें को आप पढ़ाएंगे वो बेहतर तरीके से उन्हें आत्मसात कर पाएंगे, बेहतर तरीके से आप उन्हें समझ पाएंगे। मुझे यहाँ पर याद आ रहा है, हमने पिछले वीडियो में आपको चर्चा किया था बाल कला के बारे में, यानी कि बाल कला की समझ, जिसमें डॉक्टर विक्टर लॉरेनफील्ड ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसको थोड़ा सा आप लोग एक बार सोचिए, याद कीजिए, वीडियो भी देख लीजिए अगर नहीं देखे होंगे तो। कैसे उन्होंने बच्चों के ऊपर एक, कह सकते हैं कि एक रिसर्च किया था, एक शोध किया था, जिसमें उन्होंने पता किया था किस उम्र में बच्चे कैसी कलाकृतियाँ बनाते हैं। तो जब बच्चे कलाकृतियाँ बनाते हैं, उन्हें मन लगता है चित्र बनाने में, तो जब हम उसी कला का प्रयोग अपने विषय में करेंगे, अपने विषय को पढ़ाने में करेंगे, तो खुद आप सोच सकते हैं कि कितनी बच्चों को मन लगने लगेगा और सब चीज़ें आसान हो जाएगी उनके लिए। इसीलिए कहा जाता है कला क्या है, एक वैज्ञानिक विधि के रूप में भी इसे माना गया है, साइंटिफिक मेथड माना गया है चीज़ों को बताने में, बच्चों को समझाने के लिए।
चलिए 7 बिंदु हो गया है। अब हम बात करते हैं 8वें बिंदु में। नंबर 8 में आपको लिखना है कि कला के प्रेषणीय रूपों में अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। 8वां में लिखना है आपको, कला के प्रेषणीय रूपों में अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि कला के द्वारा जो चीज़ हम प्रस्तुत करते हैं उसमें क्या होती है, हमारी अनुभूति यानी हमारे अंदर की जो फीलिंग है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक एग्जाम्पल आपको हमें देना चाहेंगे। एक बहुत पहले एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पर, जिसमें देखे होंगे तारे ज़मीं पर मूवी जो है, बच्चा जो होता है अपनी अभिव्यक्ति होती है, उसके मन के जो भाव जो होता है वो चित्रों के रूप में रिप्रेजेंट करता है, चित्रों के रूप में प्रस्तुत करता है। तो वही कहा जा रहा है नंबर 8वें पॉइंट में कि कला के द्वारा हम अपने प्रेषणीय रूपों में क्या होती है, अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। जो भी हम अनुभूति जो भी हम सोचते हैं उसे हम कला के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। चलिए हम अगला लिख लीजिए। नंबर 9 पॉइंट में इसमें लिखना है कि कला के द्वारा अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान होता है। देखिए आपको सब मैंने बताया हुआ था क्लास में, हमारा दिमाग जो है तीन लेवल का होता है। एक कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। तो अचेतन मन हो गया कि एक्टिव माइंड जो वर्तमान में काम कर रहा है। इसके बाद आपका होता है अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड, और तीसरा होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपका अचेतन मन होता है, यानी कि चेतन मन के जस्ट नीचे का अचेतन मन होता है, उसमें जो अभिव्यक्ति चलती है उस सभी अभिव्यक्ति को है प्रस्तुत करने का माध्यम भी कला ही होता है। यानी कि आप साधारण भाषा में समझ सकते हैं कि जो आपके मन में विचार चल रहे हैं, जिसे आप कहना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन आप प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। कैसा डर होता है, बच्चे अपनी बातें कह नहीं पाते हैं, शिक्षकों से डरते हैं, या आपके द्वारा क्लास में ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि बच्चे अपनी बातें आपसे कह ही नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर यदि कला के द्वारा आप शिक्षा देंगे, कला के द्वारा पढ़ाएंगे, तो बच्चों के अंदर भी रोचकता आएगी। जो भी उनके अचेतन मन में विचार चल रहे हैं, उनके मन में जो विचार चल रहे हैं, जो भी उनके मन में शंका है, वो सभी आपके समझ खुल करके वो प्रस्तुत करने का भी काम करेंगे। अगला बिंदु है नंबर 10 में आपको लिखना है कि दृष्टि से संबंधित चित्रकला, दृष्टि एवं स्पर्श से संबंधित मूर्तिकला, स्वर एवं भाषा से संबंधित गायन, चित्रकला, इस क्रिया से संबंधित यानी कि एक्टिविटी से संबंधित नृत्य कला तथा शिल्प कला अपना विशिष्ट कार्य करती है। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि दृष्टि से संबंधित यानी कि विजुअल आर्ट से संबंधित क्या होता है, चित्रकला है, विजुअल आर्ट, और कह सकते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट, जिसको हम परफॉर्म करते हैं, यानी कि दृष्टि और स्पर्श से संबंधित हम छू सकते हैं, वो होता है मूर्ति कला। स्वर एवं भाषा से संबंधित गायन कला है। तो ये सभी कलाएं जो है अपना अपना विशिष्ट योगदान रखती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। जब आप छात्रों को पढ़ाएंगे तो दृश्य कला का प्रयोग करके पढ़ाएंगे, मूर्ति कला का प्रयोग से पढ़ाएंगे, गायन संगीत के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो आपकी जो चीज़ें आप बच्चों को बता रहे हैं वो उन्हें बेहतर तरीके से आत्मसात कर पाएंगे, बेहतर तरीके से उसे समझ पाएंगे। चलिए अगला आपका बिंदु है नंबर 11 नंबर पॉइंट लिखना है कि कला शिक्षा में कला सौंदर्यानुभूति प्रदान कर सत्य को स्पष्ट करती है। कला शिक्षा में क्या होता है, हम अपनी सौंदर्यानुभूति यानी कि एस्थेटिक्स को प्रस्तुत करते हैं, और एस्थेटिक्स को प्रस्तुत करके सौंदर्यानुभूति को प्रस्तुत करके सत्य को स्पष्ट करते हैं। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि जो चीज़ें छात्रों के मन में चल रही है, जो भी गतिविधि है, जो भी एक्टिविटी उनके दिमाग में चल रहा है, जो पूछना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो उनका विचार है, वो सभी आसानी से कला के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगला लिख लीजिए 12 नंबर बिंदु जो है, इसमें आपको लिखना है कि शिक्षा मनुष्य को विकसित जीवन प्रदान करता है, तो कला मनुष्य के लिए जीवन दर्शन प्रदान करती है।
देखिए बहुत कह सकते हैं कि गहरी बात है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा क्या करती है, मनुष्य को तो विकसित जीवन प्रदान करते हैं। यदि आप शिक्षित हो जाते हैं तो आपका जीवन विकसित हो जाता है। लेकिन कला जो है, कला शिक्षा जो है मनुष्य के जीवन दर्शन प्रदान करते हैं। जीवन में आपका दर्शन क्या है, जीवन में फिलोसफी जो आपका है वो कला शिक्षा के द्वारा प्राप्त है। यानी कि जीवन के उद्देश्य को आप कला के द्वारा समझ सकते हैं। 12 बिंदु हो गया। अंतिम बिंदु लीजिए 13 बिंदु। मैंने कहा ही था वीडियो के हम 13 बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो अंतिम बिंदु आपका है कि कला कला जो है अन्य पाठ्य विषयों से सहसंबंध स्थापित कर शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी चाहे कोई भी विषय हो, कोई विषय आप पढ़ा रहे हैं उसमें क्या करती है, कला जो है उसे सहसंबंध स्थापित कर लेता है। सब में आसानी से घुल मिल जाता है और घुल मिल करके उस विषय का जो कठिनाई जो होती है उस कठिनाई को कम करने का काम कला शिक्षा के द्वारा किया जाता है, आर्ट के द्वारा किया जाता है। और जब उस विषय की कठिनाई कम हो जाती है तो उसमें रोचकता आने लगती है, बच्चे उसे आसानी से समझना शुरू कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन 13 बिंदुओं के द्वारा हमने समझा कि कला शिक्षा के द्वारा जो आपका जो एजुकेशन है उसमें क्या बेनिफिट होता है। जिसके आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि शैक्षिक उपयोगिता है। शैक्षिक उपयोगिता क्या होता है, एजुकेशन में इसका क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में हमने आज के वीडियो में चर्चा कर रहे थे। यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब हम कला का उपयोग करते हैं, आर्ट एजुकेशन का प्रयोग करते हैं, कला समेकित शिक्षा का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने 13 बिंदुओं के द्वारा इसको जाना। उम्मीद है कि आप लोग नोट्स भी तैयार किए होंगे। यदि नोट्स आप तैयार नहीं कर पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिलेगा जिस पर क्लिक करके इस वीडियो का आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में जो है आपके यूनिट 2 के बाकी जो कह सकते हैं सेक्शन है उसके बारे में वीडियो लेकर आएंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका